देखो भाई, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ये तो हमें पता है, लेकिन कैसे डिपेंड करता है ये चीज़ हमें नहीं पता। जो कल हमने बात करी थी, कल हमने क्या कहा था कि लेमडा ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू लेमडा ऑफ वैक्यूम अपॉन म्यू। ऐसा कहा था, म्यू ऑफ मीडियम, ऐसा ही कुछ पढ़ा था हमने, हाँ या ना? इसका ये कतई मतलब नहीं है कि लेमडा ऑफ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू ऑफ मीडियम, ये मतलब नहीं है भाई। यही बात मैंने बोली थी कल, ठीक है? इतनी बात। अब लिखो जरा, लिखो रिलेशन बिटवीन wavelength of light and refractive index, ठीक है? रिलेशन बिटवीन wavelength of light and refractive index given by Cauchy's relation। इसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है भाई, ठीक है? गिवन बाय Cauchy's relation, mu is equal to a plus b upon lambda square, ये रिलेशन होता है। a and b are positive constants, ठीक है? ये बात क्लियर है, लेमडा बढ़ेगा तो म्यू घटेगा, ठीक है? जैसे यहां पर भी लेमडा बढ़ेगा तो म्यू घटेगा, लेकिन ये रिलेशन सही नहीं है। ये वाला रिलेशन क्या है? सही है, ठीक है? इतनी बात ये ध्यान रखना। तो मैंने आपको स्पीड ऑफ लाइट बता दिया, ठीक है? म्यू और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता मीडियम चेंज होने पे, सिर्फ क्या चेंज करता है? स्पीड एंड वेवलेंथ। ये बातें कर ली, ठीक है? अब आते हैं मेन काम पे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हमारे पास यहां मीडियम 1, यहां मीडियम 2। पहले मैं आपको लॉ बताऊंगा, उसके बाद उसका प्रूफ दूंगा, ठीक है? इतनी बात। दिस इज रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये कैसा प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ऐसे ही मैं ऐसा कोई कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लूं, ऊपर मीडियम 1, नीचे मीडियम 2, ठीक है? इतनी बात। मीडियम 1 में स्पीड v1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, मीडियम 2 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, स्पीड v2। अब क्या कहानी है? रे ऑफ लाइट ऐसे आई, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर इतनी बात? इसी तरीके से इधर दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज आई, यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे, उसके परपेंडिकुलर बनाएंगे तो नॉर्मल आ जाएगा ना, ठीक है? दिस इज नॉर्मल, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज एंगल आर। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, ध्यान से देखो।
साइन आई अपॉन V1 इज इक्वल टू साइन R अपॉन V2। ठीक है, V1 को हम C अपॉन म्यू1 लिख सकते हैं, V2 को C अपॉन म्यू2 लिख सकते हैं, तो C से C कट जाएगा। दिस विल बिकम म्यू1 साइन I इज इक्वल टू म्यू2 साइन R। इस लॉ के हिसाब से लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। क्यों जाती है अभी बात कर लेंगे। कॉल्ड एज व्हाट, स्नेल्स लॉ। ठीक है, दूसरी चीज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर इन सेम प्लेन। ठीक है, दो पॉइंट हो गए। तीसरा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैन बी प्लेन और कर्व्ड। 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, इतनी बात। चौथा पॉइंट ये है कि भाई रिफ्रैक्शन के साथ रिफ्लेक्शन भी हो रहा होता है, मतलब कुछ रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज पार्शियल रिफ्लेक्शन या पार्शियल रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉ वही रहेगा कि रिफ्लेक्शन वाली कितने पे जाएगी, एंगल आई पे ही जाएगी। क्लियर इतनी बात। ठीक है, तो वो बात हमें पढ़नी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ, ये तो हमने 10th क्लास में यही पढ़ा हुआ है ना। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं। हमने क्या पढ़ा हुआ है, फॉर्मेट के हिसाब से लाइट जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है तो इट टेक्स व्हाट, मिनिमम टाइम वाला पाथ, है ना। तो लिखो जरा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट when light ray goes from one point to another point, when light ray goes from one point to another point, when light ray goes from one point to another point, it takes path of minimum time। करा हुआ हमने ऐसा। ठीक है, it takes path of minimum time। कोई दिक्कत है इसमें। when light ray goes from one point to another point, it takes path of minimum time। मान लो ऊपर मीडियम 1, स्पीड v1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, मीडियम 2, स्पीड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर एज सच। लाइट इस जगह से इस जगह पहुंचना चाहती है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ए है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बी है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है ऐसे, दैट इज एल। अब कौन से रास्ते पे लाइट जाएगी। ठीक है, मैंने कोई भी रास्ता बना दिया। सपोज दिस इज x, तो दिस इज l माइनस एक्स। कोई दिक्कत है इसमें। किसी को डाउट हो तो बता दो भाई। है डाउट? अरे बोलो निकम्मो, मैंने आई और आर में कोई रिलेशन नहीं बताया, मैंने कहा कहीं भी पढ़ सकती है। अब वो रिलेशन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो, यहां से यहां आने में टाइम लगा t1 और यहां से यहां जाने में टाइम लगा t2। ठीक है, तो टोटल टाइम इज t1 प्लस t2। व्हाट इज t1? t1 इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन v1। हाँ या ना। ठीक है, एंड व्हाट इज t2? t2 इज अंडर रूट d स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन v2। कोई दिक्कत है इसमें? कोई डाउट हो तो बता दो यार। कोई डाउट नहीं है, है ना। अब टाइम हमारे पास आ गया टोटल
इज नाउ फंक्शन ऑफ व्हाट, x। t किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक है। मिनिमम टाइम पाथ के लिए dt बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, 0। तो फॉर t मिनिमम dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया और 0 के बराबर रख दिया, रख दूं तो क्या आता है, ये आता है। आया कि नहीं आया, आ गया भाई, डिफ्रेंशिएट करके रख दिया। कोई डाउट है इसमें, ठीक है। अगर डाउट है तो फिर कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है। अब इतनी बात हो गई, मैं डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब आप 1 मिनट ध्यान से देखना, एक्स अपॉन दिस, एक बात बताइए नॉर्मल है या नहीं, ये नॉर्मल है ना। अगर ये नॉर्मल है और ये भी परपेंडिकुलर है तो ये एंगल आई होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अगर ये आई होगा तो x अपॉन दिस इज साइन आई, ठीक है। और इसी तरीके से l माइनस एक्स अपॉन दिस विल बी साइन ऑफ दिस एंगल एंड दिस वुड बी r। कितना हो गया, इज इक्वल टू साइन r अपॉन v2। ये सुनो, आ गया। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज हाँ या ना। दिस प्रूव्स व्हाट, स्नेल्स लॉ। हाँ एक चीज जरूर है कि अगर स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, इतनी बात, क्योंकि एक्चुअल में साइन ऑफ एंगल विद द नॉर्मल अपॉन स्पीड का रेशो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, यही है ना। तो अगर स्पीड ज़्यादा है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी कांस्टेंट हो पाएगा, हाँ या ना। स्पीड ज़्यादा है, अगर v बड़ा है तो i भी क्या होगा, बड़ा होगा, और अगर v छोटा है तो r भी क्या होगा, छोटा होगा। तो डेंसर मीडियम में अपने आप किधर की तरफ हो गया, टूवर्ड्स नॉर्मल, और रेयर मीडियम में क्या हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अपने आप आ गई बात की नहीं आ गई, क्लियर है, नोट करो इस बात को। अब हम थोड़ा सा और फॉर्मेट्स देख लेते हैं। ऐसा कुछ इंसिडेंट यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, रिफ्रैक्टेड यूनिट वेक्टर, ठीक है। एक चीज तो हमने पढ़ी ली, ये तो हमने पढ़ लिया है ना। दूसरी चीज क्या बेटा, ऑल दीज थ्री आर इन व्हाट, सेम प्लेन। अगर सेम प्लेन में है, ठीक है, इतनी बात, तो हमारे पास ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बेटा। अगर सेम प्लेन में है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ताकि वॉल्यूम क्या रहे, 0 रहे तीनों वेक्टर का। क्लियर है इतनी बात। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, स्नेल, मतलब एक लॉ हो गया वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीनों वेक्टर्स का क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब मैथ्स वाले जानते होंगे, मैथ्स वाला कौन है, स्वयं बैठा है, और कौन बैठा है, कुशिका। 2, तू भी मैथ्स वाला है, अच्छा 3, तू भी मैथ्स वाला है ना, 4, ठीक है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है।
ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं इसको? अबे जब जीरो है तो माइनस क्या तीर मारेगा? ठीक है, जब जीरो है तो क्या तीर मारना है तुम्हें, इतना तो ध्यान रखो। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में लिखो ये जीरो ही आना है। ठीक है, हाँ अगर कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होती तो प्लस माइनस साइन में गड़बड़ होता तो हमें साइक्लिक ऑर्डर में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तो कोई इशू नहीं है, मेडिकल वालों के लिए कोई भी लिख लो, सब सही है। ठीक है, अब एक और कर लेते हैं। ठीक है, म्यू वन आई कैप क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू म्यू टू आर कैप क्रॉस एन कैप। ये वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ है। देखो कैसे, आई का मैग्नीट्यूड वन, एन का वन, है ना। व्हाट इज एंगल बिटवीन आई कैप एंड एन कैप? हाउ मच इज एंगल? 180 माइनस आई, 180 माइनस आई, तो साइन 180 माइनस आई इज व्हाट? साइन आई। और डायरेक्शन कैसा आएगा? बाहर। अब आर का मैग्नीट्यूड वन, एन का वन, व्हाट इज एंगल बिटवीन आर एंड एन? कितना एंगल है स्वयं? आर और एन के बीच में पाई माइनस आर, तो साइन आर आ जाएगा। और उसको भी देखो किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है, हाँ या ना? तो मतलब क्या हो गया, सही है दोनों। हाँ, अगर मैं एन क्रॉस आर करता तो वो नहीं कर सकता था, क्योंकि एक बाहर आता और एक क्या आता, अंदर आता। तो मुझे दोनों या तो अंदर रखने हैं या दोनों क्या रखने हैं, बाहर रखने हैं। अगर मैं एन क्रॉस आई करूंगा तो इधर एन क्रॉस आर लिखूंगा, और अगर मैं आई क्रॉस एन लिख रहा हूं तो उधर क्या लिखूंगा, आर क्रॉस एन लिखूंगा। ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात की दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, तो दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ व्हाट, स्नेल्स लॉ। क्लियर है भाई? नोट कर लिया सबने? आयुष क्या कह रहा है, क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट लास्ट में, तो क्रॉस प्रोडक्ट तुझे दिख नहीं रहा है? आई क्रॉस एन बाहर आ गया, आर क्रॉस एन भी बाहर आ गया, डायरेक्शन वाइज दोनों सेम है। अब आई क्रॉस एन करेगा तो आई का मैग्नीट्यूड वन, एन का वन, और उनके बीच में एंगल है साइन 180 माइनस आई। ठीक है, तो साइन 180 माइनस आई इज व्हाट, साइन आई। इसी तरीके से आर क्रॉस एन करोगे, आर का मैग्नीट्यूड वन, एन का वन, और एंगल इनके बीच में कितना, 180 माइनस आर। ठीक है, इतनी बात। तो साइन 180 माइनस आर इज व्हाट, अगेन साइन आर। ठीक है, तो यही बन गया दोबारा से, और डायरेक्शन भी दोनों की क्या आ गई, सेम आ गई। अब आगे बात करते हैं। अब देखो भाई, अब थोड़ा सा बढ़िया बात करते हैं। अब लिखो जरा, लिखो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन across multiple parallel slabs, across multiple parallel slabs। ठीक है, मतलब जो भी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं क्या है, मल्टीपल पैरेलल सरफेसेस हैं। तो लिखो जरा, और रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर मल्टीपल एंड पैरेलल टू ईच अदर। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर मल्टीपल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ऐसे बहुत सारे, ठीक है, मान लिया। फर्स्ट वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर, म्यू नॉट, म्यू फाइव एंड सो। ठीक है, ऐसा कुछ। अब हमारे पास रे ऑफ लाइट इधर से इंसिडेंट है मान लेता हूँ। ठीक है, ध्यान सुनना। दिस इज रे ऑफ लाइट। ठीक है, पहले मीडियम में थोड़ा सा रिफ्रैक्शन हुआ, बेंडिंग हो गया, थोड़ा सा और हो गया,
नॉर्मल बना लो सबके, इस फेस का नॉर्मल, अच्छा एक बात बताओ, सबके नॉर्मल एक दूसरे को पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर पैरेलल, देयरफॉर नॉर्मल्स आर आल्सो व्हाट, पैरेलल। ठीक है, ठीक है, तो आप लिख लो जरा, सिंस रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर पैरेलल देयरफॉर नॉर्मल्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर। रितेश तो मेडिकल में, नॉन मेडिकल में है? हाँ, तो ये कह रहा नॉर्मल कैसे पैरेलल होंगे? एक काम कर भाई रितेश, यहाँ देखियो, एक लाइन ये है, ये क्या हो रहा है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है, दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉप कर और इस लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, ये जो दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉप करे ये भी पैरेलल होंगे या नहीं होंगे? रेक्टेंगल और स्क्वायर क्या होता है रितेश? एक कह रहा कैसे पैरेलल होंगे, हे भगवान, ये 90 डिग्री है भाई और ये भी 90 डिग्री है, नॉर्मल है ना? ठीक, अब एक बात बता, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसको आगे प्रोड्यूस कर दे। ठीक है, अगर पैरेलल है ये 90, तो ये अल्टरनेट एंगल ये भी क्या होगा, 90 होगा, सारे ही पैरेलल है, मैं क्या करूं? अब सुनो भाई, कोई बात नहीं, महान हो तुम लोग। अब मेरी बात सुनो, ये आपने लिख लिया कि सारे नॉर्मल क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, अब अगर ये एंगल थीटा नॉट है, सपोज ये R1, तो ये भी R1 होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? ये R2, तो ये भी R2 होगा या नहीं होगा? ये R3, तो ये भी R3 होगा। ये R4, ये भी R4 होगा, और ये R5। ऐसा लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत है इसमें? अब मेरी बात ध्यान सुनना, फर्स्ट सरफेस पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, तो फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, तो म्यू नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू वन साइन R1। हाँ या ना? ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? अब सेकंड सरफेस पे मैं वो लगाता हूँ स्नेल्स लॉ, तो म्यू वन साइन R1 इज इक्वल टू म्यू टू साइन R2, तो दिस वुड बी इक्वल टू म्यू टू साइन R2 and this would be equal to mu 3 sin R3, this would be equal to mu 4 sin R4 equal to mu 5 sin R5। ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? ये सारे एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि किसी भी जगह पर उस जगह का म्यू और उस जगह का साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाँ या ना? तो मैं क्या कह सकता हूँ, इस पैरेलल अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं या पैरेलल रिफ्रैक्टिंग इंटरफेसेस हैं, तो म्यू साइन थीटा इज व्हाट, कांस्टेंट। हर जगह पर जो इनिशियल था वही किसी भी जगह पर पकड़ सकते हो आप, या किसी भी जगह का जो था वो कहीं भी पकड़ सकते हो आप। क्लियर इतनी बात? म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बात क्लियर है भाई? अगर क्लियर है तो यस लिखो। ठीक है, एक चीज और, अगर कहीं बीच में कोई मीडियम किसी मीडियम के साथ क्या कर जाए, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे, तो उन दोनों मीडियम्स में जो रेज होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल टू ईच अदर होंगी। आप खुद देख लो, अगर मैं इसको म्यू 5 को म्यू नॉट कर देता हूँ, म्यू 5 को म्यू नॉट कर देता हूँ, तो ये म्यू नॉट, ये म्यू नॉट, साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू साइन R5, तो R5 विल बी इक्वल टू व्हाट, थीटा नॉट। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो, इफ एनी टू mediums are having same refractive index, if any two mediums
are having same refractive index, then ray of light will be parallel in both refractive indexes, in both mediums. हाँ या ना? then ray of light will be parallel in both mediums जिनमें म्यू क्या है, सेम है. अरे क्लियर है बात? ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें. अब इसके बाद मिटा दें इसे, एक और काम कर लेते हैं. इधर म्यू नॉट एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई जेड प्लेन. ठीक है, ये इंटरफेस है. ठीक है, अब इधर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाई जेड प्लेन के इस साइड बियॉन्ड, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज फंक्शन ऑफ एक्स. मतलब एक्स के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है. तो इस वाले मीडियम में, क्योंकि इधर इस इंटरफेस के इधर म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको कहते हैं होमोजीनियस मीडियम. और इधर कैसा हो गया, हेट्रोजीनियस मीडियम. अब मान लेते हैं लाइट इस जगह पे ऐसे इंसिडेंट हो रही है. अच्छा एक बात बताओ, इधर जो मीडियम है, ठीक है, इतनी बात, उसको कैसे ट्रीट करोगे आप? उसको आप बहुत पतले पतले पैरेलल स्लैब मानोगे, कितने कितने थिकनेस के, डीएक्स 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 के. हाँ या ना? क्योंकि एक्स के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है. तो आप क्या करोगे इसमें, आप ऐसे करके एक पतला सा स्लैब ले लोगे डीएक्स थिकनेस का, फिर अगला पतला सा स्लैब ले लोगे डीएक्स थिकनेस का, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या ले लोगे आप, स्लैब ले लोगे. हर पर्टिकुलर स्लैब में म्यू को लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं. ठीक है, इतनी बात. तो डीएक्स डीएक्स थिकनेस के बहुत सारे क्या हो गए, इनफाइनाइट मेनी पैरेलल स्लैब्स. तो यहां पर क्या हो गया, इधर की साइड क्या हो गया, इनफाइनाइट many parallel slabs of different refractive index. वही पिछला केस हो गया, कुछ अलग नहीं बदला, कुछ अलग नहीं हुआ भाई. अब मान लेते हैं यहां पर एंगल क्या था, थीटा नॉट. अब एक बात बताओ, जो सबसे पहला नॉर्मल है वो ये है या नहीं, यही है या नहीं पहला नॉर्मल. अब अगर म्यू आगे बढ़ रहा है तो रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. ऐसे. अब अगला पैरेलल स्लैब आ गया तो यहां पर नॉर्मल बनाओगे आप, यहां पे नॉर्मल बनाओगे, फिर बढ़ रहा है तो रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर बढ़ रहा है तो रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. ये कुछ कर्व पाथ पे रे चल रही है कि नहीं चल रही है? कैसे पाथ पे चल रही है भाई, कर्व पाथ पे. ठीक है, इतनी बात. एक काम कर देता हूं मैं,
यहां तक म्यू इंक्रीज कर रहा था कॉन्टिन्यूसली, तो ऐसे कर्व पाथ पे नॉर्मल की तरफ बेंड करता रहा। इसके बाद आगे लिख देता हूं मैं, म्यू डिक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली। अब जरा देखो, अगर मैं इस जगह पे नॉर्मल बनाऊंगा तो रे विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, हाँ या ना। अगला स्लैब लूंगा, उसके लिए बनाऊंगा तो रे विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ये कुछ ऐसा होने लगा, ठीक है। तो कभी दिमाग में ये मत रखना कि रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन पे चलती है भाई। देखिए एक ने लिख भी दिया कि रे ऑफ लाइट तो स्ट्रेट लाइन पे चलती है। साला ये तुझे अभी तक पता था, अब नहीं है ऐसा पता, ठीक है। इतनी बात क्लियर है भाई? अरे यस और नो? ठीक है। तो रे ऑफ लाइट कैन फॉलो अ कर्व पाथ ऑल्सो इन विच टाइप ऑफ मीडियम? हेट्रोजीनियस मीडियम। हाँ, लेकिन एक चीज है, अभी देखो एक मिनट, यहां पर मान लो थीटा नॉट था। अब ध्यान सुनना बेटा, यहां मान लो एंगल कितना है, आई है, और यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू, ठीक है। तो एक बात बताओ, पैरेलल स्लैब्स हैं तो म्यू नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ दिस एंगल, फिर यहां का बराबर इसके, मतलब हमेशा कॉन्टिन्यूस कांस्टेंट रहेगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, इनिशियल वाला म्यू नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू व्हाट, म्यू साइन आई। किसी भी जगह पर पकड़ लो आप, ये हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। मतलब ये चीज क्या रहने वाली है, ये पिछला वाला ही है, कुछ अलग थोड़ी करा मैंने। बस क्या कर दिया, पिछले वाले में जो स्लैब्स थे उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या थे, कांस्टेंट थे। यहां पर क्या कर दिया मैंने, स्लैब्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई भाई बात। तो ये कतई मत सोचना कि रे ऑफ लाइट सीधी चलती है, ठीक है, सीधी नहीं चलती है। इसीलिए सीधी ना चलने की वजह से सन उगने से पहले ही उग जाता है और डूबने से पहले ही डूब जाता है, ठीक है। इतनी बात तो हम आगे डिस्कस करेंगे। अर्ली राइज हो जाता है, हमें अपीयर करता है, और अर्ली सेट हो जाता है, वो भी हमें क्या करता है, अपीयर करता है। नहीं, डिलेड सनसेट होता है, अर्ली राइज एंड डिलेड सनसेट, तो हम डिस्कस करेंगे आगे। अब एक कह रहा 4 मिनट ऐड करता है, गधे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आदित्य, अगर किसी इंस्टेंट पे लाइट नॉर्मली आए तो उस जगह पे रिफ्रैक्शन नॉर्मल इंसिडेंस वाला कहेंगे। अगर एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी क्या होगा, 0 होगा, स्ट्रेट चला जाएगा, ठीक है। आदित्य बात क्लियर है? तो वही उसका क्या होगा, मिनिमम टाइम वाला पाथ होगा। अब देखो भाई, अब जैसे हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने के बाद रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस पढ़ा, दैट वाज कॉल्ड एज प्लेन मिरर। फिर रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड सरफेस, दैट वाज कॉल्ड एज स्फेरिकल मिरर, ये पढ़ा था। तो अब रिफ्रैक्शन में भी यही करेंगे हम। पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस, प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसके बाद बाय कर्व्ड पढ़ेंगे। तो लिखो जरा, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बाय प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्शन बाय प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है भाई। एक चीज और याद रखो कि वी विल कंसिडर, लिखो, वी विल कंसिडर ओनली पेरेक्शियल रेज। पेरेक्शियल रेज का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंसेस छोटे, बड़े एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं चूज करने हैं, ठीक है। दैट इज स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंसेस, दैट इज स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंसेस और नियर नॉर्मल इंसिडेंस। भाई स्मॉल होगा तो उसको हम क्या कह सकते हैं, नियर नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है भाई। अब करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखो जरा अपरेंट डेप्थ। अब ये ध्यान रखना कि मैं एंगल छोटे लूंगा, भले ही डायग्राम में बड़ा दिखा रहा हूं लेकिन वो होगा क्या, छोटा, ठीक है। सबसे पहले अपरेंट डेप्थ, ठीक है। आपने देखा होगा बाल्टी अगर खाली है
और आप देखो तो आपका बेस दिखाई पड़ता है बाल्टी का, ऊपर से देखो ऐसे तो बाल्टी का क्या दिखाई पड़ेगा, बेस दिखाई पड़ेगा। आप पानी भर दो उसमें तो आपको बेस हल्का सा रेज्ड अप दिखता है, ठीक है, इतनी बात। तो जो रेज्ड अप आपको दिख रहा है दैट इज व्हाट इमेज ऑफ दैट बेस ऑफ बकेट, जो भी है उस बाल्टी के बेस की इमेज दिख रही है, और वो हल्की सी क्या दिखती है, रेज्ड अप दिखती है, ठीक है, क्लियर है। तो अपर एंड डेप्थ का खेल क्या है, सबसे पहले लिखो जरा, लिखो ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम ऑब्जर्व्ड फ्रॉम रेरर मीडियम, ऑब्जर्व्ड फ्रॉम रेरर मीडियम, देखने वाला कहाँ है, बाहर है। तो बाल्टी के बेस को, जब आप भरी हुई बाल्टी के बेस को देखते हो तो आप कहाँ से देखते हो, बाहर से देखते हो। कौन से मीडियम से, एयर से देख रहे हो, ठीक है। और जो आपका बेस है वो किसमें, पानी में है, तो दैट इज व्हाट डेंसर मीडियम, ठीक है। अब आप सुनो भाई, ये हमारे पास प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये हो गया डेंसर मीडियम, इट इज म्यू डी, और ऊपर रेरर मीडियम म्यू आर, ठीक है। ऑब्जर्वर ऊपर है भाई, यानी कि ह्यूमन आई कहाँ है, ऊपर है, ठीक है। अब इसको देखना है, तो अब आप सबसे पहले एक चीज देखो, हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, तो मुझे क्या चाहिए, दो इंसिडेंट रेज चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग दो रिफ्रैक्टेड रेज होंगी, जहां पर दोनों रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, ये इसका रियल डेप्थ हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, ये इसका रियल डेप्थ है, ठीक है। अब मुझे दो इंसिडेंट रेज चाहिए, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ, एक हमेशा कौन सी लो, नॉर्मल इंसिडेंस वाली, जिसमें आई क्या हो, जीरो, ठीक है, एक तो वो ले लें। और एक कैसे ले लें, एक किसी भी एंगल पे, किसी भी एंगल पे क्या, छोटे एंगल पे, ठीक है। तो जरा देखते हैं, सबसे पहले एक लेते हैं, ये हो गया। तो अब जरा देखो, ये इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्टेड, एंगल आई जीरो तो आर भी क्या, जीरो, कोई दिक्कत है इसमें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दूसरा, एक छोटे से एंगल पे तो ले लेते हैं भाई, या थोड़ा मैं थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूं बेटा, स्ट्रेट नहीं बन रहा ना ये, अच्छा मैंने पेन ले रखा, वही मैं सोच रहा था, ये है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये इंसिडेंट हो गया और रिफ्रैक्टेड ये हो गया सपोज, और हमारा नॉर्मल ये रहा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें। तो अब जरा देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब एक एक करके पहले डिस्कस कर ले, कुछ लिखो नहीं, पहले सुन लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल या वर्चुअल, कैसा है, रियल या वर्चुअल, हर्षित विरमानी रियल कह रहा है, बाकी लोग भाई गीतांजय सब रियल कह रहे हैं, इधर कोई कुछ कहना चाहे, कुशिका रियल कह रही है, बोलो, अबे कुछ तो बताओगे, हाँ बता, यार नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा। मैंने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या बताई थी, रियल ऑब्जेक्ट की, जो डेफिनेशन बताई थी बस उतना बोलो। ऑप्टिकल डिवाइस पे इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग होनी चाहिए, जरा देखना, ये ऑप्टिकल डिवाइस है आपका, इंसिडेंट रेज कैसी हैं,
तो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया भाई? रियल हो गया। कैसे बेवकूफ हो यार? तो कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल। अब ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज हैं, जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां इमेज बनेगा। ठीक है, अब इमेज जो बनेगा वो कहां बनेगा वो भी देख लो आप। यही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां बन रहा है इमेज कि नहीं बन रहा है? कैसा इमेज है? ऑप्टिकल डिवाइस से रिफ्रैक्टेड रेज क्या कर रही हैं? डाइवर्ज होके जा रही हैं। तो इसका मतलब कैसा इमेज? वर्चुअल। जैसा पढ़ाया अगर उसको यूज करोगे तो शायद कुछ भला होगा, और अगर अपना दिमाग लगाओगे तो घुस जाओगे। ठीक है, अब जो दिख रहा है इमेज वो यहां दिख रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? अपरेंट डेप्थ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और ह्यूमन आई यहां पर है, जो दोनों डाइवर्जिंग रेज को अपनी आंखों में ले रहा है, तो देख पाएगा। तभी देख भी पा रहा है, अगर कन्वर्जिंग रेज होती ना देख पाता हो। ठीक है, इतनी बात। क्यों देख पा रहा है? क्योंकि उसकी आंखों में क्या आ रही है? डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज आ रही हैं। तो अब रुको एक मिनट, पहले पूरी बात सुन लो, इतनी आसानी से मत छोड़ो इसे। ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है? ऑब्जेक्ट इज इन विच मीडियम? डेंसर। इमेज किस मीडियम में है? इमेज किस मीडियम में है? हाँ बताओ भाई। साक्षी कह रही है डेंसर में, सूर्य कह रहा है डेंसर में। डेंसर में नहीं भाई, इमेज रेयरर में है। इमेज कहाँ है? रेयरर में है। तो यही गड़बड़ है। तभी मैं बता रहा हूँ, अगर आपको चीज़ें नहीं पता होंगी ना तो आप पूरी ऑप्टिक्स पढ़ लो, आपका कोई भला नहीं होगा, आप लास्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ करोगे। ये जो एक्चुअल रिफ्रैक्टेड रेज हैं, ये तो भाई प्रोड्यूस्ड है पीछे। ये किस मीडियम में है? एक्चुअल रिफ्रैक्टेड रेज किस मीडियम में है? जल्दी बताओ भाई। अरे बको, रेयरर में। तो जिस मीडियम में एक्चुअल रिफ्रैक्टेड या इंसिडेंट रेज होती हैं, उसी मीडियम में इमेज या ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इतनी बात। तो इमेज इज इन विच मीडियम? रेयरर मीडियम। क्लियर है? ठीक है भाई। दोज आर अपियरिंग टू मीट इन व्हाट? डेंसर मीडियम। वो अपियरेंस है, एक्चुअल में वहां नहीं है। अब इतनी बात हो गई। साक्षी मैंने क्या कहा? जिस मीडियम में एक्चुअल रेज होती हैं वहीं पर इमेज बनती है। ठीक है, इतनी बात। क्योंकि रिफ्लेक्शन में मीडियम का रोल नहीं था, वो तो सिंगल मीडियम में ही होता था रिफ्लेक्शन। तो वहां पर हम ऐसी बात नहीं बोलते थे कि मीडियम में कौन से मीडियम में है। यहाँ पर मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात। अभी सवाल आएंगे तब अभी कन्फ्यूजन आएगा। अभी अगर इस बात को छोड़ दो ना तो अभी अगले ही क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आएगा। चिंता न कर, अभी पता चल जाएगा 2 मिनट बाद। अब मुझे अपरेंट डेप्थ निकालना है। एंगल आई छोटा है, ये मैंने बता रखा है आपको। अब आप एक चीज देखो, ये एंगल आर होगा, ये एंगल आई होगा, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। हाँ या ना? इसको मैं जेड ले लेता हूं बेटा। ठीक है, तो अब जरा देखो, tan आई इज z अपॉन डी रियल। छोटा एंगल है तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? साइन आई। छोटा एंगल है, आर भी छोटा होगा। ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई। अरे लिख सकता हूं या नहीं? अब मैं बड़े एंगल की बात नहीं करूंगा, जब तक मुझे कोई अच्छा सवाल नहीं मिलेगा मैं बड़े एंगल पे बोलूंगा नहीं। और बड़े एंगल पे बहुत टिपिकल सवाल बन जाता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हम सब्जेक्टिव प्रॉब्लम करेंगे। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, तो डी अपरेंट इज इक्वल टू डी रियल साइन आई अपॉन साइन आर। हाँ या ना? अब अगर मैं यहां पर स्नेल्स लॉ लगाऊं तो मुझे मिल रहा है म्यू डी साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर। मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? जल्दी बताओ भाई। तो डी अपरेंट इज इक्वल टू डी रियल म्यू आर अपॉन म्यू डी। आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ भाई, यस और नो?
अरे पक्का ठीक है, बोलो यार, बोलते ही नहीं, बहुत बेकार है। ठीक है, अब आ जाओ आप शिफ्ट। शिफ्ट मतलब ओ आई, कितना शिफ्ट हुआ ऑब्जेक्ट में, इमेज कहाँ तक गया, ओ आई। शिफ्ट इज डी रियल माइनस डी अपरेंट। That is shift is equal to d real 1 minus mu r upon mu d। हाँ या ना, अरे यस नो, क्लियर है भाई ये बात? अगर क्लियर है तो यस लिख दो यार। सार्थक चक्रवर्ती, आई को इमेज डेंसर मीडियम में दिखेगी कि रेरर मीडियम में? रेरर में भाई, जब मैंने बोल दिया इमेज रेरर में बन रही है तो रेरर में ही दिखेगी, आई रेरर में है। अब सुनो, इतनी बात हो गई, अब आगे बात करते हैं। अब आप एक चीज देखो, इफ mu d is equal to mu and mu r is equal to 1, that is air, अगर मैं ऐसा कर दूं, ठीक है, इतनी बात, ऊपर एयर हो जाए नीचे कोई मीडियम हो जाए, वाटर ग्लास जो भी है, तो अब डी अपरेंट इज इक्वल टू डी रियल अपॉन म्यू आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ या ना? दूसरा शिफ्ट इज डी रियल 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे यस और नो, बढ़िया चीज है। चलो अब देखो जरा, अब हम एक काम करते हैं, अब आप एक काम करो, मेरे पास ऐसा कुछ है, मैं दो मीडियम ले रहा हूं, ठीक है, इसकी थिकनेस d1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसकी थिकनेस d2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ऑब्जेक्ट यहां है, ऊपर एयर, ठीक है, फाइंड अपरेंट डेप्थ एंड शिफ्ट निकालना है आपने, निकालो जरा इसे। चलो देखो, एक एक करके देखते हैं ना, रुक जाओ मैं बताऊंगा, परेशान हो। आप ऐसे देखो, सबसे पहले एक इंसिडेंट रे ऐसा गया, ये तो सीधे ही चला जाएगा, कहीं इस पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है भाई, दूसरा इंसिडेंट रे ये गया, पहले मैं रिफ्रैक्शन सिर्फ यहां पर देख रहा हूं, इस वाले इंटरफेस में, ठीक है, इतनी बात। अब एक मिनट सुनो, ये दोनों जहां मिलेंगे वहां पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। I1 बन गई इमेज, हाँ या ना? ये इमेज बनी I1 इन मीडियम μ1, हाँ या ना? It will behave as object for this interface, वो तो बाद में लिख लें, पहले इसको देख लेते हैं। अब ये हमारे पास आया D या Z लिख लेते हैं,
जेड जेड आपने निकाला हुआ कि नहीं निकाला हुआ? निकाला है। जेड कितना आ गया? जेड इज इक्वल टू d2 μ1 अपॉन μ2। निकाला है कि नहीं निकाला? पढ़ा हुआ है सर? अरे क्लियर है? अब एक बात बताओ, इस इंटरफेस पे ये इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे हो गई कि नहीं हो गई? कहां से आ रही है? I1 से। तो I1 इज ऑब्जेक्ट फॉर दिस इंटरफेस। इसके लिए हाँ या ना? अब आप देखो रियल डेप्थ कितनी है? d1 प्लस जेड। अब रियल डेप्थ कितनी है इस I1 की? d रियल फॉर I1 is d1 plus z, that is d1 plus d2 μ1 upon μ2। क्लियर है? अब यहां रिफ्रैक्शन कर लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या हो गया? जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ये रिफ्रैक्टेड और रिफ्रैक्टेड, वहां पर क्या बनेगा? फाइनल इमेज। और किस में बन रहा है वो इमेज? जो समस्या यही आती है भाई कि जो इंटरमीडिएट बनता है वो किस मीडियम में आप रखोगे? अगर आप उसको आप किस में मान लो? इसमें ही मान लो, μ2 वाले में। तो आप कैसे कर लोगे? फिर तो आपने इसको किस में माना? μ2 वाले में, है ना? एक मिनट सुनो, जो आपकी गलती होती, आप कहते हैं d1 प्लस जेड इसकी रियल डेप्थ हो गई इन विच मीडियम? μ2। हाँ या ना? और ऊपर क्या? एयर। तो जो हमारा क्या कहते हैं वो आता अपरेंट डेप्थ, वो आता d1 प्लस जेड अपॉन व्हाट? μ2 आता। हाँ या ना? तो वहीं पर गलत हो जाता। अब जरा देखो, अब ये किस मीडियम में है? ये वाला ऑब्जेक्ट किसमें μ1 में। ठीक है, अब जरा देखो इसकी इमेज कहां बन रही है? ये बन रही है। ये हमारा फाइनल इमेज हो गया। ये हमारा डी अपरेंट। अब डी अपरेंट किसके बराबर होगा? ध्यान से देखना। डी रियल कितना है? d1 प्लस जेड इंटू ऊपर वाला मीडियम अपॉन जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है। तो ऊपर वाला मीडियम कितना? 1 और नीचे वाला कितना? μ1। और अगर आप गलती करते तो आप यहाँ क्या लिखते? μ2 लिखते, वहीं जाके कबाड़ा हो जाता। यस और नो? ठीक है, अब जरा देखो, अब आप वैल्यू डाल दो ये वाली यहाँ पर d1 प्लस जेड की जगह। तो क्या आ रहा है आपके पास? डी अपरेंट कितना आया? d1 बाई μ1 प्लस d2 बाई μ। ये आया कि नहीं आया? आगे कि नहीं आ गया? वैल्यू पुट करो, देखो अपन μ1 करो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? नोट करो इसे। तो समझ में आ गया साक्षी क्या गड़बड़ होती? हो गया? चलो अब जरा देखो एक मिनट, हम इसे जनरलाइज कर दूं इस चीज को। अगर मेरे पास मल्टीपल स्लैब्स होते हैं, d1 μ1, d2 μ2, d3 μ3, dn μn, ठीक है, ऊपर एयर है और ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो डी अपरेंट क्या आएगा? डी अपरेंट विल बी समीशन डी आई अपॉन आई इक्वल टू 1 to, हाँ या ना? तो शिफ्ट क्या आएगा? एक का शिफ्ट क्या होता है? डी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ठीक है, तो शिफ्ट क्या आएगा? सबका समीशन, दैट इज समीशन डी आई 1 माइनस 1 अपॉन म्यू आई, आई इक्वल टू 1 to n।
ये कहानी आ जाती कि नहीं आ जाती? ये सुनो, मैंने 2 के लिए प्रूव कर दिया आपको, ठीक है भाई। उसमें भी देखो d1/μ1 प्लस d2/μ2 क्या आया? अपरेंट डेप्थ आया। अगर आपको शिफ्ट चाहिए था तो d1 प्लस d2 माइनस दिस करते, तो d1 1 माइनस 1/μ1, d2 1 माइनस 1/μ2, यही आता कि नहीं आता? ठीक है। अब एक चीज देखो यार, ये तो हो गया ऐसा। अगर ये वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता निकलना, क्या होता? वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ऊपर एयर है, ध्यान सुनना, चलो पहले इसको नोट कर लो, बता दो। अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो जाए, ऊपर एयर और इस इंटरफेस के नीचे, जैसे हम नीचे जा रहे हैं, मानो नीचे की तरफ क्या y है, ठीक है, इतनी बार म्यू इंक्रीजेस एज वी गो डाउन, ठीक है, इतनी बार ऐसा मान लिया। मतलब नीचे क्या डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयर मीडियम है। ऑब्जेक्ट यहां पर है कहीं पर, at what depth? Suppose depth what? D real. अब हमें करंट डेप्थ निकालनी थी। अब क्या करते, देखो एक मिनट, यहां पर भी क्या करा हमने, कोई एक स्लैब लिया, उसका थिकनेस अपॉन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्लस अगला स्लैब उसकी थिकनेस अपॉन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही करते गए, उन सबका क्या सम। तो मैंने यहां पर क्या लिया, एक छोटा सा स्लैब लिया y डेप्थ पे, कितनी थिकनेस का? dy का, और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है, इतनी बार। तो कितना आ गया? dy अपॉन म्यू, इसका समीशन विल गिव मी व्हाट? अपरेंट डेप्थ, हाँ या ना? यानी कि इसका क्या? इंटीग्रेशन। म्यू इज फंक्शन ऑफ व्हाट? म्यू कैसा है? फंक्शन ऑफ y है, ठीक है। दिस इज d अपरेंट, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करते y को? 0 से d रियल तक। ये आगे कि नहीं आगे? अरे पक्का ठीक है। सेम वे अगर मुझे क्या करना होता, शिफ्ट निकालना होता, ठीक है, तो इस छोटे से dy का शिफ्ट कितना होता? dy 1 माइनस 1/μ, ये होता कि नहीं होता? इसका क्या? इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक? 0 से d। बात खत्म है, क्लियर है भाई? तो अब चलो इन सवालों का वाले खत्म हो गए, ठीक है, इतनी बात। तो ये भी आ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो हो गया हमारा क्या? अपरेंट डेप्थ और शिफ्ट वाली कहानी। मतलब अगर हम ऐसे सोचें कि ऊपर कोई, जैसे मछली पकड़ने वाली कुछ चिड़िया होती है, किंगफिशर, ठीक है, वो अगर ऊपर है और उसे पानी में कोई मछली दिख रही है, तो उसे मछली थोड़ा सा अपने पास दिखाई पड़ेगी, ठीक है, इतनी बात। अब उल्टा काम करते हैं, अगर वही मछली उस चिड़िया को देख रही है पानी से बाहर, तो उसे वो चिड़िया दूर दिखाई पड़ती है। तो यही कंफ्यूजन रह जाता है मछली के दिमाग में कि वो दूर है, मैं बच जाऊंगा, ऊपर से चारा लेके नीचे आ जाऊंगा, ठीक है, तब तक वो निपट जाता है, ठीक। तो अब जरा देखते हैं, देखो अपरेंट हाइट अभी निकलेगा, होगी तो अभी हमने करा नहीं, अब करेंगे ना अपरेंट हाइट। अपरेंट हाइट अब अपरेंट हाइट का खेल क्या है बेटा? लिखो, ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम ऑब्जर्व्ड फ्रॉम डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम ऑब्जर्व्ड फ्रॉम डेंसर मीडियम, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम ऑब्जर्व्ड फ्रॉम डेंसर, क्लियर इतनी बात? ये ऑब्जेक्ट है एच रियल, ये रियल मीडियम म्यू आर, और नीचे म्यू डी। यहां से देख रहे हैं हम, कहां से देख रहे हैं? नीचे से देख रहे हैं,
ठीक है, इतनी बात। अब हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखनी है। ठीक, तो सबसे पहले एक इंसिडेंट रे इससे सीधे I0 और 0, एक इंसिडेंट रे छोटे एंगल पे और ये इसकी रिफ्रैक्टेड है। दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल या वर्चुअल? ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल। किस मीडियम में है? ठीक है। इमेज कैसा है, इमेज कैसा बनेगा, किस मीडियम में? डेंसर। क्लियर इतनी बात? इमेज वर्चुअल इन डेंसर मीडियम। ठीक है, ये बातें अब आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। अब जरा देखो, आप पीछे प्रोड्यूस कर दो इस रिफ्रैक्टेड रे को और इस वाले को, कहीं पर इस जगह पे इमेज बन रही है एंड दिस इज एच अपरेंट। हाँ या ना? पक्का? ठीक है भाई, दिस इज व्हाट, एच अपरेंट। ठीक, अब आप देखो, ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया, दिस इज जेड। तो अगेन tan I is equal to Z upon H real is equal to sin I. Tan R is equal to Z upon H apparent is equal to sin R. ठीक, H apparent is equal to H real sin I upon sin R. ये सुनो, अब अगर आप ऐसे देखो, म्यू आर साइन आई इज इक्वल टू म्यू डी साइन आर, तो एच अपरेंट कम्स आउट टू बी एच रियल इनटू म्यू डी अपॉन म्यू आर। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ मुझे। बड़ा हो गया एच अपरेंट एच रियल से, क्योंकि म्यू डी म्यू आर से क्या है, बड़ा है। ठीक है, दूसरी चीज शिफ्ट, शिफ्ट यहाँ पर लिखेंगे एच अपरेंट माइनस एच रियल, क्योंकि वो बड़ा है, दैट इज एच रियल म्यू डी अपॉन म्यू आर -1। कोई दिक्कत है इसमें? कोई इशू नहीं। एक और चीज, इफ म्यू आर इज इक्वल टू 1 दैट इज एयर और म्यू डी इज इक्वल टू म्यू, H apparent is H into mu। हाँ या ना? ठीक है, तो H into mu आ जाएगा। and what is shift? H mu minus। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है इस चीज में? किसी को दिक्कत हो तो बता दो यार, सिंपल सी डेरिवेशन है इशू। ठीक है, चलो आज इतना ही करेंगे, कल बात करेंगे। ठीक है।